सीतापुर नामक एक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम रमेश, मंझले का नाम सुरेश और सबसे छोटे भाई का नाम था भोला। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रही हैं। हाँ देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूं, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूं। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंझला सुरेश का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो भोला, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए संतरे के पेड़ का। चलो, अब संतरे के पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई संतरे के पेड़ के पास आते हैं। संतरे के पेड़ में 2 डाली है। दोनों डालियों में संतरे लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है संतरे का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरा होगा और 1 सुरेश का होगा और जड़ भोला का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। मैं भला आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूं। मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर आते हैं। सुरेश, भोला, अब मैं घर का बंटवारा भी कर देता हूं। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा सुरेश का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। बड़े भाई के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। दूर खड़ी बूढ़ी माँ ये सब देख रही थी। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे सुरेश, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूं? भैया, पिताजी हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। बड़ा भाई रमेश घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई सुरेश का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं और भोला के हाथों में पुराने जमाने के सिक्के रख देते हैं। भोला ये सब नाइंसाफी देखकर बहुत दुखी होता है और बोलता है, भैया, आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए, फिर भी अगर मेरे तकदीर में सिर्फ ये पुराने सिक्के ही लिखे हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भोला अपने हिस्से सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई उसे रोककर कहता है, अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको तो बंटवारा में छत दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाके रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ रहूंगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने भोला और उसकी पत्नी को घर से बाहर कर दिया। बेटा, तुम दोनों ने भोला के साथ ये अच्छा नहीं किया।
मुझे पता है कि बचपन से ही तुम दोनों भोला को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारा सगा जो नहीं। अम्मा, जब आप जानती हो कि वो हमारा सगा नहीं तो भला पिताजी की दौलत में उसका हक कैसा? हाँ अम्मा, और इसीलिए तो हमने पिताजी के जीते जी बंटवारा नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि पिताजी इन सारी दौलत में भोला का भी हिस्सा लगाने बोलेंगे। भैया, सिर्फ हिस्सा नहीं, पिताजी तो सारा धन ही भोला के नाम कर देते। उनका प्रिय बेटा जो था। यानी कि तुम दोनों अपने पिता के सामने सिर्फ दिखावे के लिए भोला को अपने सगे भाई की तरह रखते थे। आप पिताजी किसी भी ऐरे गहरे को हमारा भाई बना के घर ले आए थे, तो क्या हम उसे भी अपना हिस्सा दे दें? एक बात जान लो, तुम दोनों ने भोला के साथ बहुत गलत किया है, और एक दिन तुम्हें इस गलती के लिए बहुत पछतावा होगा। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते क्या हो? जब बंटवारा हो रहा था तब तो तुम्हारी अकल घास चरने गई थी। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दी थी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। ममता, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है। घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। ममता, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो, छोड़ दिया। अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगी, क्या खाओगी, कुछ बताओगे मुझे? मैं क्या करूं? वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मांझी ने भी इस नाइंसाफी पर कुछ नहीं बोला और ना ही हमें रोका। हाँ ममता, मुझे भी माँ का चुप रहना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है माँ की कोई मजबूरी होगी, वरना माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ये सारी बात छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ। मैं मुखिया जी के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। भोला बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे भोला, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया सेठ जी। देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। अगर आप कुछ काम दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ भोला, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भोला, पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूं, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना। और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 सिक्के की तकदीर वाली निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो ममता, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और ममता अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी।
दूसरी तरफ दोनों भाइयों के खेतों में भी अच्छी फसल हुई। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। हाँ, बस 2 दिनों में फसल कटवाकर बाजार में बेच देंगे। चलो भैया, घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे ममता, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त हो गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है ममता? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, चलो खा लो। थके हारे भोला और ममता दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे ममता, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों ममता, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूं। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारी भाग्य में कुछ नहीं, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ ममता, मैं भी यही सोचता हूं, पर क्या करें, शायद हमारे किस्मत में यही लिखा है। हाँ, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठने लगा है। भोला और ममता दोनों बातें कर ही रहे थे कि बेटा, बस थोड़े दिन और भगवान पर भरोसा रखो। अब तुम्हारे दुख खत्म ही होने वाले हैं। माँ, आप यहां? माँ, जब आपने उस दिन हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर आज क्या हमदर्दी जताने आई हैं? ममता, ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? वो ठीक ही तो बोल रही है बेटा। उसकी जगह कोई भी होगा तो मुझसे नाराज ही होता। तुझे भी तो बहुत बुरा लगा होगा। नहीं माँ, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं। मुझे मालूम है माँ, इसमें जरूर आपकी कोई मजबूरी है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? भोला, अब तुम्हें वही करना है जो मैं बोलूंगी। लेकिन करना क्या है माँ? भोला, आज रात को तुम लोग अपने खेत पर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। बेटा, ज्यादा सवाल मत कर और रात को खेत पर मिलना। ठीक माँ। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। भोला, उसकी पत्नी ममता और माँ खेत के बीचों बीच खड़े थे। माँ के हाथ में फावड़ा देखकर दोनों हैरान थे। भोला बोला, माँ, आप फावड़ा लेकर क्यों आई हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने खेत के बंटवारे में तुम्हें ये मेड़ दिया है ना, तो तुम इस मेड़ को तोड़ दो। ये सुनकर भोला और ममता चौंक गए। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? अगर मैं ये मेड़ तोड़ दूंगा तो खेत में पानी भर जाए। बेटा, तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? तेरी मेड़ है, तू बस इसे तोड़ दे ताकि उन दोनों को सबक मिले। हाँ भोला जी, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप इतना क्यों सोच। माँ और पत्नी की बात मानकर भोला खेत की मेड़ तोड़ देता है, जिससे खेत में पानी भर जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बेटा, अब तुम लोग घर जाओ और कल रात फिर मुझे संतरे के पेड़ के पास मिलना। भोला जी, माँ ने तो बहुत सही दिमाग लगाया है। मैं खामखा माँ को गलत समझ रही थी। ममता, मैंने तो पहले ही बोला था कि माँ की कोई मजबूरी होगी। हाँ, माँ सही समय का इंतजार कर रही थी। अब पता नहीं कल रात माँ क्या करवाने वाली हैं। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सुरेश, किसी ने ये मेड़ तोड़ दिया है, इसीलिए हमारे खेत में पानी भर गया और हमारी सारी फसल खराब हो गई।
भैया, जरूर ये काम भोला का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। रमेश और सुरेश दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा संतरा का पेड़ तो है ना। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर अभी संतरे पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब संतरे पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ सुरेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। बाहर खड़ी माँ ने ये सब सुन लिया। दूसरी रात भोला, ममता और माँ संतरे के पेड़ के पास पहुंचे। आज माँ के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर दोनों हैरान थे। माँ, आज आप क्या करने वाली हैं? सुनो जी, क्या यही वो संतरे का पेड़ है? हाँ ममता, यही तो बंटवारे वाला संतरे का पेड़ है। हाँ, एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे ममता, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ बेटा, तो फिर ठीक है। इस पेड़ का जड़ तो तुम्हारा है, इसलिए इस जड़ को रखो या काटो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी। इसलिए ये कुल्हाड़ी लो और पेड़ को जड़ से काट दो। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बात मानो और पेड़ काटो। भोला माँ की बात मान संतरे का पेड़ काटने लगता है। थोड़ी ही देर में पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है और एक जोरदार आवाज होती है। पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी निकल जाती है और वहां एक संदूक दिखाई देता है। भोला और ममता ये देख हैरान हो जाते हैं और माँ से कुछ बोलते उससे पहले ही रमेश और सुरेश आवाज सुनकर दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। देखो भैया, मैंने बोला था ना कि ये सारा काम भोला का है। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। माँ, देख लिया ना इसकी करतूत। आप तो इसे बहुत अच्छा समझती थी ना। आखिर गैर गैरी होते हैं। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या मैं आपका सगा नहीं हूं? हाँ बेटा, तू इनका सगा नहीं है। और ये सब छोड़ और ये संदूक लेकर घर की ओर चल। बेटा, अभी तुझे घर का छत भी तोड़ना है जो तेरे हिस्से में आई है। सब घर के आंगन में पहुंचते हैं। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आप हमारा घर तोड़वाना चाहती हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी तरफ हैं या इस गैर की तरफ। बेटा, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सच्चाई की तरफ हूं। भोला, तू संदूक खोल। भोला माँ और भाइयों की बातों से बहुत आहत में था। उसे कोई होश नहीं था। ममता, वो नहीं खोलेगा, तू ही इस संदूक को खोल। ममता की संदूक खोलते ही सभी की आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात और पुराने खजाने के सिक्के भरे पड़े थे। माँ बोली, भोला, ये वही पुराने सिक्कों की पहचान थी जो तुम्हें मिले थे। तुम्हारे पिता जानते थे कि एक दिन लालच में अंधे तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए असली दौलत पहले ही छुपा दिया था। ये सब तुम्हारा है। माँ की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। रमेश, सुरेश, भोला और ममता सबकी आंखें माँ के चेहरे पर टिक गईं। माँ ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं वो सच बताने जा रही हूं जो बरसों से मेरे सीने में दबा था। हाँ, ये सच है कि भोला तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका इस घर और इस संपत्ति पर कोई हक नहीं। असलियत तो ये है कि ये सारी जायदाद, खेत, घर, संतरे का पेड़, सब कुछ भोला के पिता की संपत्ति है। ये सुनकर रमेश और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन माँ, हमारे पिता तो कहते थे कि यह सब उनकी मेहनत की कमाई है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ने कभी झूठ नहीं बोला, बस पूरा सच तुमसे छुपाया। सालों पहले तुम्हारे पिता की एक परम मित्र थे, गोविंद।
भोला उसी गोविंद भाई का बेटा है। गोविंद बहुत बड़ा जमींदार थे, उनके पास अथाह दौलत थी। भोला की मां भोला को जन्म देते ही मर गई और भोला के पिता ये सदमा ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब मरते समय उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी तुम्हारे पिता के हाथ में भोला को सौंप दिया। गोविंद भाई ने तुम्हारे पिता से कहा था, मित्र, मेरे बाद मेरे बेटे भोला की रक्षा करना और जब समय आए मेरी सारी संपत्तियों से सौंप देना। तुम्हारे पिता ने ये वचन निभाया। उन्होंने भोला को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उन्हें पता था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। इसलिए उन्होंने खजाना जमीन के नीचे छुपा दिया और पहचान के लिए भोला को वे पुराने सिक्के दिए। अब रमेश और सुरेश की आंखों में पश्चाताप और शर्मिंदगी थी। दोनों भाई भोला के पास जाकर उससे माफी मांगने लगते हैं। भोला, हमें माफ कर दो भाई। हमने तुझे गैर समझा, तेरा हक छीना, तुझे घर से निकाला, जबकि असली हकदार तो तू था। हमने लालच में आकर इंसानियत खो दी, मां की बात नहीं मानी, भाईचारे का रिश्ता तोड़ दिया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। मां, आप भी हमें माफ कर दो। हमने आपके संस्कारों को शर्मिंदा किया। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। भैया, आप दोनों मेरे बड़े भाई हो। मेरे दिल में आपके लिए कभी नफरत नहीं थी। अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैंने आपको माफ किया। यह सुनते ही ममता भी मुस्कुरा उठी। अब जब परिवार फिर से एक हो गया है तो पुराने गिले शिकवे मिटा दीजिए। अब हम सब मिलकर रहेंगे। इसके बाद भोला ने सबसे बड़ा दिल दिखाया। ये संपत्ति भले मेरे पिता की हो, लेकिन इस घर पर जितना मेरा हक है उतना ही आप दोनों का भी है। आज से हम तीनों भाई मिलकर रहेंगे, साथ काम करेंगे और इस परिवार को फिर से खुशियों से भर देंगे। धीरे धीरे उनका परिवार पूरे गांव में प्रेम, एकता और भाईचारे की मिसाल बन गया। लालच रिश्तों को तोड़ता है, लेकिन पश्चाताप, क्षमा और प्रेम टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देते हैं। एक बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रघु के पास 2 गाय थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना तो छोड़ो, तलब के पास जाना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। लेकिन प्यास ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मार कर खा गए और इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के 2 लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यह पूरा गांव खत्म हो जाए। हाँ भाई मगरू, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई, लोग, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे, लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो रघु। हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। हाँ चलो, सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं।
गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते सरपंच हैं। जी, आपको तो पता ही कि हमारे गांव पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तालाब में मगरमच्छ आ गए हैं और गांव के 2 लोगों को खा भी चुके हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा है। हाँ सरपंच जी, और बिना पानी के भी हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अब आप ही इसका कोई समाधान बताइए। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है और हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वो कौन है सरपंच जी? वह है मुखिया रामलाल। हमें इस बारे में रामलाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है और वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। मोहन और बिरजू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। कहिए सरपंच जी, आपने मुझे कैसे याद किया? रामलाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम ही इनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए? मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सूझता है और वह सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना तो आसान है नहीं, इसलिए हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। ये काम भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे तो पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, वर्षा ऋतु का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिसे देख गांव के लोग बहुत खुश हुए। अरे रघु, यह देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पास के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए, जरा तालाब से मटकी भरकर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहां गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना। तब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। ठीक है, रमा लाओ मटकी मुझे दो। मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब रघु मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर मुखिया रामलाल खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। रघु ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया क्या बात है? ये मुखिया जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई रघु, क्या बताऊं? अब यह मुखिया जी हमसे इस पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है उसको पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। रघु पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, रघु, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन ये तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है।
यहां से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है। हमने मिलकर इसे खोदा है, तो आप पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है। और जो इसे नहीं मानेगा उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को सरपंच जी के पास ले जाऊंगा। आपको इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, सरपंच जी के पास जाओ। लेकिन तुमने इस बारे में सरपंच जी के सामने अपना मुंह भी खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। रामलाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। रघु सोच में पड़ जाता है और पैसे देने को मजबूर, क्योंकि वो जानता था कि मुखिया से पंगा लेना आसान नहीं। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। रघु मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करता है। यह तालाब तो काफी बड़ा है। यहां से पानी पी लेता हूँ। प्यास बहुत लगी है और गर्मी भी बहुत है। ऐ, तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहां पानी पीने के लिए रुक गए? तो सुनो, यहां पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है और ये तो सरकारी तालाब है। फिर पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये सरकारी तालाब नहीं, यह हमारा तालाब है। यहां पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो और मुझे कानून मत सिखाओ। यह मेरा इलाका है और यहां मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहां से चला जाता है। और सीधे सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच जी के घर के बाहर उनके के 2 आदमी खड़े थे जो मुखिया के लिए भी काम करते थे। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। तुम यहां किस काम से आए हो? मैं सरपंच जी से मिलने आया हूँ। उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मेरा नाम विक्रम है। मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह दोनों आदमी उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते सरपंच जी, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मेरा नाम विक्रम है। कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया है? नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। क्या बताऊं कलेक्टर साहब, दरअसल हमारे गांव के पुराने तालाब में न जाने कहां से बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए हैं और 2 लोगों को मार भी चुके हैं, और इसी कारण पूरे गांव के लोग डर के साए में जी रहे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग से बात करके हमारे उस तालाब को मगरमच्छों से छुटकारा दिलवाएं, ताकि हमारे गांव के लोग फिर से उस तालाब का उपयोग कर सकें। वैसे सरपंच जी, अभी गांव लोग कहां से पानी ला रहे? दरअसल हमारा पूरा गांव बस एक उस तालाब के पानी पर आश्रित था, और मगरमच्छ के आ जाने से पानी की बहुत दिक्कत हो गई थी। तो हमने गांव में एक नया तालाब खुदवा लिया, जिससे अब गांव के लोग उस नए तालाब के पानी से अपना गुजर बसर कर रहे। अच्छा, और आपको व्यवसाय का नया रोजगार भी मिल गया है? सरपंच जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आपको नए तालाब का पानी बेचकर मुनाफा हो रहा, तो भला आप पुराने तालाब से मगरमच्छ क्यों हटवाना चाहते हैं? कलेक्टर, ये क्या बोल रहे हो? भला मैं पानी क्यों बेचूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि गांव वाले कितनी परेशानी में हैं। आखिर बात क्या है? सरपंच जी, दरअसल मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। क्या? ऐसा किसने किया? वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। मुझे माफ कीजिए कलेक्टर साहब,
मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। सरपंच गुस्से में बाहर खड़े मुखिया के दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस काम के लिए रखा है? अब तुम सीधे सीधे यह बताओ कि यह जो कलेक्टर कह रहे हैं वह क्या सच है? मालिक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे गांव के तालाब पर गांव के लोगों से पानी के पैसे लिए जा रहे हैं। सच सच बताओ मुझे। जी जी, जमींदार साहब, वह मुखिया रामलाल हैं जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन वह नहीं माने। उस मुखिया रामलाल की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जाओ, मुखिया को अभी बुला कर लाओ, और हाँ, साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहां लाओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सारे गांव वाले भी जमींदार साहब के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या यह सच है? सरपंच जी, यह सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और आपको बताने की बात करने पर धमकी मिलती है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सरपंच जी। हम पहले से ही मुश्किल में, और ये नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मुखिया, तुम्हें क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? मुखिया का ध्यान सिर्फ उस व्यक्ति पर था जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। अरे, ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसी ने मेरी शिकायत लगाई है। इसे तो बाद में देख लूंगा। बोलो रामलाल, यह सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जी जी, जमींदार साहब, मैंने यह सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर साहब के साथ गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूं। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तुम्हें गांव वालों की सहायता के लिए रखा है, पर तुम तो उनके ही दुश्मन बन गए। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अब तुम यहां से जा सकते हो। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमें न्याय दिलाया, और कलेक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा, और तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा, और पुराने तालाब के मगरमच्छ को भी हटाने में कलेक्टर साहब हमारी मदद करेंगे। गांव वाले यह जानकर खुशी खुशी अपने काम में वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। रघु घर आकर रमा को सारी बात बताता है। देखा रमा, मैंने बोला था ना कि मुखिया का हिसाब भगवान करेंगे।